डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए आइए आपको हम चैप्टर को समझाते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक है ना जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ठीक है। दूसरा चीज़ है, राष्ट्रवाद की भावना का है ना बीजारोपण यूरोप में पुनः जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई और 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक हम लोग। देखिए, यूरोप में क्या है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में है ना फ्रांस की राजक्रांति, नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की जो राजक्रांति जो था, नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। सर्वसाधारण का मतलब सभी के लिए, है ना। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। दूसरा चीज़ है, नेपोलियन के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को है ना भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान किया। दूसरा चीज़, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हुआ। मतलब मार्ग मतलब रास्ता। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। आगे जो है हमारा, देखिए, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के जो चांसलर जो थे मेटरनिख ने किया। मतलब सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन जब हुआ, उसकी मेजबानी जो है, अगुवाई मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। आगे जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए है ना बूबो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। फ्रांस में जो वियना व्यवस्था जो था, उसके तहत क्रांति के पूर्व है ना पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बूबो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया था। लुई जो था 18वां फ्रांस का राजा बना। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। ठीक है। आगे जो है 2 जून
1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से है ना संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। और चार्ल्स टेंथ के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम जो क्या हुआ 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे जुलाई 1800 क्रांति के बारे में। जुलाई 1800 क्रांति के बारे में हम लोग थोड़ा है ना जानेंगे कि जुलाई 1800 क्रांति क्या होता है। देखिए चार्ल्स टेंथ एक है ना निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स टेंथ एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। ठीक है, उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कोई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी है ना पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिंगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली है ना अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकार से विशुभित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग जाना कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है 1830 की क्रांति का प्रभाव। देखिए 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखिए इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में क्या था, यह क्रांति मध्यम वर्ग और संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। 1830 की क्रांति के बारे में हम लोग उसके प्रभाव के बारे में जाने। इसमें बताया गया कि वास्तव में यह जो क्रांति जो था 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ कि वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। मतलब 1830 की क्रांति का प्रभाव जो था संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का है ना मतलब प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उससे सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद क्या है, देखिए इटली तथा जर्मनी का एकीकरण जो था, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिसने फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया था। इस प्रकार बच्चों हम लोग ने जाना कि 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या था। अब हम जानेंगे सन 1848 ईस्वी की क्रांति, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। देखिए सन 1848 के जो क्रांति जो था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप जो थे एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखिए सन 1848 ईस्वी का जो क्रांति जो था है ना, क्या था, लुई फिलिप एक क्या था, उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक है ना महत्वाकांक्षी था। उसने अपने
विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन है ना करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर है ना प्रतिक्रियावादी था। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। ठीक है। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। लुई जो फिलिप ने क्या किया कि पूंजीपति वर्ग को साथ है ना साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में था है ना, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि सन 1848 की क्रांति है ना क्या था। ठीक है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। देखिए इटली का एकीकरण हमारा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। देखिए इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। देखिए इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में यानी कि शुरुआत में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी, मतलब अलग होने की। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्या भी थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, अतः एकीकरण में इनका विरोध आवश्यक है ना भावी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक जो विसंगतियाँ भी मौजूद थी इसमें। तो इस प्रकार हमने पढ़ा इटली का एकीकरण। अब आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा मेजनी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि मेजनी कौन था, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए मेजनी जो था है ना साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। मेजनी जो था साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद, मतलब हार के बाद, अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीपीय से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। आगे जो है सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी मतलब अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मेजनी के बारे में जाना। अब थोड़ा अगला टॉपिक हमारा है एकीकरण का द्वितीय चरण। एकीकरण का द्वितीय चरण है ना, एकीकरण का द्वितीय चरण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास जो था है ना असफल हो रहे थे, परंतु धीरे धीरे इटली में
इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में है ना सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के है ना क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो इस प्रकार एकीकरण का द्वितीय जो चरण जो था इसके बारे में हम लोग ने जाना। अब थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग काउंट काबूर के बारे में पढ़ेंगे। काउंट काबूर कौन था इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए काबूर जो था, काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। अतः उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग ने है ना काउंट काबूर के बारे में थोड़ा जाना। आगे हमारा टॉपिक है गैरीबल्डी। गैरीबल्डी के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि गैरीबल्डी कौन था। देखिए गैरीबल्डी सशस्त्र है ना क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबल्डी जो था आपको पेशे से एक क्या था, नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधार बन गया। गैरीबल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बूबो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबल्डी की समर्थन बन गई। गैरीबल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने गैरीबल्डी के बारे में थोड़ा जाना। आगे हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। देखिए जर्मनी के एकीकरण के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण क्या था। देखिए इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रिया चल रही थी। अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ संपन्न हुआ। ठीक है। आगे जो है जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में सलामा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते नया युग जो था उसके आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, मतलब अलग हो गया था, खंडित, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहाँ है ना प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर्सा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुआ था। दूसरी तरफ दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहाँ सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था।
जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने पढ़ा जर्मनी का एकीकरण टॉपिक। आगे हम लोग थोड़ा बिस्मार्क के बारे में जानेंगे। बिस्मार्क के बारे में देखिए, बिस्मार्क के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा। बिस्मार्क जो जर्मन डायट में पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जो जर्मन डायट में पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था। प्रारंभ से ही हिगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद यानी कि डायट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। और दूसरा चीज़, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। चलिए, इस प्रकार बच्चों हम लोग ने बिस्मार्क के बारे में थोड़ा जाना। अब हमारा टॉपिक है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए, टॉपिक है हमारा यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इसी संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना जो था गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे मतलब पश्चात का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनान सभ्यता की साहित्यिक प्रयोग, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्ध दिया है ना, यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पुनः जागरण के काल में है ना, इनसे प्रेरणा लेकर पश्चात देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की का साम्राज्य के अधीन था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग यूनान में राष्ट्रीयता का उदय के बारे में जाने। आगे हम लोग थोड़ा हंगरी के बारे में जानेंगे कि हंगरी क्या था, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। बस 2-3 टॉपिक और रह गया हम लोग का। हंगरी देखिए, राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप, राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नज़र आता था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुआ, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व जो था है ना, कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों के द्वारा किया जा रहा था। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हम लोग ने हंगरी के बारे में थोड़ा जाना। अब आगे हम लोग जानेंगे है ना, पोलैंड के बारे में जानेंगे। पोलैंड देखिए, पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया और 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विरोध को कुचल दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे बोहेमिया के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए, बोहेमिया जो था बोहेमिया जो ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत था। बोहेमिया जो था किसके शासन के अंतर्गत था? ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत था। में हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वतः शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती
से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी। तो इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों बोहेमिया के बारे में थोड़ा जाना। आगे देखिए थोड़ा सा हम लोग और टॉपिक जानेंगे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ है ना, जो मूर्त रूप में यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप क्या हुआ, कई बड़े एवं छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ है ना। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। देखिए, प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों एवं जातीय समूह में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों तथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा। हालांकि इन समाजवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाले औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेवार थी जितने कि अन्य कारण थे। दूसरा चीज़ है, देखिए, इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किया। इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य जो था ध्वस्त हुआ और पूरा बल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। दूसरा चीज़ है कि देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं है ना एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहरें उपजी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोप राष्ट्रवाद के संदेश है ना पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर का जो शासक जो था, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, मैसूर का शासक कौन था, टीपू सुल्तान स्वयं जो थे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जोकोबिन क्लब की स्थापना कराई तथा स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में है ना चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप क्या हुआ, राजा राम मोहन राय स्वयं जो थे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 की ईस्वी की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया एवं 1823 ईस्वी की सेपेनिस स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथम यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में है ना बदलाव तो आया ही, साथ साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुआ। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा इतिहास का जो पहला हमारा जो चैप्टर जो था, चैप्टर का हमारा नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर समाप्त हुआ। जो भी टॉपिक था हम लोगों ने जुलाई 1830 की क्रांति जाना, 1830 की क्रांति का प्रभाव जाना, सन 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में जाना, इटली का एकीकरण के बारे में जाना, मेजनी के बारे में हम लोगों ने जाना,
एकीकरण का द्वितीय चरण, काउंट काबूर के बारे में हम लोगों ने जाना, गैरीबल्डी के बारे में जाना और जर्मनी का एकीकरण के बारे में जाना, बिस्मार्क के बारे में जाना। इस प्रकार बच्चों हमारा जो चैप्टर जो था वह खत्म हो गया। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।